नमस्कार व्यूअर, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारे जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास की श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है जो मैंने लिखी है बोर्ड पर, हम इन्हें करते हैं। देखिए कैसी शासन व्यवस्था थी मुगल काल में। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, जिनमें जो नौकरशाही शासन व्यवस्था थी। केंद्रीकृत वो होती है जिसमें जो है सम्राट जो है सारी व्यवस्था जो है सम्राट के चारों तक घूमती है, यानी कि सम्राट ही हेड होता है सारा। आखिर में कोई भी फैसला लेगा, मंत्री परिषद भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो सम्राट का ही होगा। ये केंद्रीकृत व्यवस्था थी। दूसरे है भारतीय, विदेशी, अरबी और फारसी मिश्रण था व्यवस्था में। मतलब भारतीय और विदेशी दोनों का मिश्रण था, मूल रूप से अरबी और फारसी का। अच्छा, मुगल काल की स्थापना की थी बाबर ने 1526 ईस्वी में। आपको पता है, आप पढ़ चुके हो। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी और उसने पादशाह की उपाधि धारण की थी। तो पादशाह का शाब्दिक अर्थ क्या है, ऐसा भी ये सारे जो टर्म्स हैं सारी एग्जाम में पूछी गई हैं, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। तो पादशाह का शाब्दिक अर्थ है ऐसा शक्तिशाली राजा जिसे अपदस्थ न किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे। अब ये टर्म्स हैं कुछ, हम इन्हें पढ़ लेते हैं। विजारत, मुगल काल में विजारत मंत्री परिषद को कहा जाता था, जिसको आज हम मंत्री परिषद कहते हैं, उसको विजारत कहा जाता था। दीवान वजीर, दीवान या वजीर होता था राजस्व और वित्त विभाग का प्रमुख। ठीक है, ये हेड होता था। प्रधान, जैसे प्रधानमंत्री होता है देश का, वो ये होता था। इसके अंदर ही सारा वित्त विभाग भी और राजस्व विभाग भी, आखिर में सबसे बड़ा यही होता था। इसके नीचे भी बहुत सारे होते थे। चलिए आगे चलते हैं। मीर बख्शी, जो खास खास है मैं वही लाई हूँ। मीर बख्शी जो सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, उसका नाम मीर बख्शी। आप इसको कैसे भी रिलेट करके इनको याद कर लो, ये बहुत ज्यादा आते हैं। सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर होता था धार्मिक मामलों का प्रधान, यानी कि दान में अगर भूमि दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है, जो भी कुछ दान में दिया जा रहा है धर्म के लिए, उसका जो हेड होता था, प्रधान होता था, उस वो होता था सद्र उस सुदूर। सद्र उस, सद्र भी इसका नाम आता है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। सद्र उस सद्र या सद्र उस सुदूर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कई बार एग्जाम में आया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। सयूरगल गूल, सयूरगुल, सयूरगुल क्या है? अगर पता ही नहीं है तो भूल जाते हैं। देखिए तीन नाम है ये एक ही चीज के, मैंने तीनों लिख दिए हैं क्योंकि कई बार हमें एक आधा कहीं मिलता है, दूसरा कभी मिलता है, तो मैंने एक साथ लिख दिया। सयूरगुल या मिल्क या मदद मास, ये उस भूमि को कहते हैं जो लगानहीन भूमि है, जो दान में दी गई लगानहीन भूमि थी मुगल काल में, उसको सयूरगुल, मिल्क या मदद मास कहते हैं। ये क्वेश्चन सयूरगुल और मिल्क कई बार आया है, क्योंकि मदद मास तो आसान हो जाता है, बच्चे अपने आप ही लगा देंगे, लेकिन इसमें भूल जाते, पता नहीं चलता ये क्या चीज है, कौन सी टर्म है। तो सयूरगुल, मिल्क या मदद मास ऐसी भूमि थी जो दान में दी गई थी और जिस पर जो है लगान नहीं लिया जाता था, यानी कि सद्र या दान में दी गई लगानहीन भूमि। आगे चलते हैं। मीर शमा, मीर शमा अधिकारी होता था जो सम्राट के घरेलू जो सामान, घर में भोजन वगैरह का भंडारण का जो आय, मतलब जो व्यय होता था घर के खर्चों के लिए, उसका हेड, उसका प्रधान होता था। और ये निरीक्षण भी करता था सामान का, जो घर में सामान यूज होता था खाने पीने में, उसका निरीक्षण भी करता था ये। आगे चलते हैं। साम्राज्य को किस तरह से बांटा गया था, ये भी बहुत आता है और ये क्रम भी आप याद कर लेना इनका अच्छे से। साम्राज्य को जो है सूबों में बांटा गया था, जैसे आजकल हम स्टेट कहते हैं, उस समय सूबे थे, और सूबों को सरकार में बांटा गया था। सूबे सरकार में बांटे गए थे, इसी क्रम में याद करना, आप कई बार आ जाते हैं ये। और सरकार को परगना या महल, महल भी लिखा जाता है कहीं इसको, तो सरकार को परगना या महल में बांटा गया था। और परगना में जिले और दस्तूर थे, और जिले और दस्तूर के अंदर ही ग्राम आते थे, और ग्राम जो है सबसे छोटी इकाई थी, और ग्राम को ही मावदा या दीही भी कहा गया है, ये भी पेपर में आया हुआ है, मावदा और दीही। तो ध्यान से इन चीजों को देखो, गांव को ही मावदा और दीही कहा गया है।
इसी के बीच में एक ये चीज भी मेरे सामने मेरे पेपर में आई थी, चकला। चकला नामक टर्म जो है ये शाहजहां ने दी थी, और ये सरकार और परगना के बीच में उसने एक इकाई और बना दी थी। तो कई बार तो ऐसा पूछ लेता है कि चकला जो है किस किस के बीच में आया है। 4 ऑप्शन देगा, आपको पता नहीं है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। याद रखो, सरकार और परगना के बीच में चकला नामक इकाई जो कि शाहजहां ने लगा दी थी, जोड़ दी थी। और ये भी याद रखना किसने, तो मुगल काल में शाहजहां ने जोड़ी थी चकला सरकार और परगना के बीच में। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम। अच्छा, मावदा के अंदर ही छोटी छोटी इकाई जो बस्तियां होती थी उन्हें नांगला कहा जाता था। यानी कि मावदा हमने कहा गांव को कहा जाता था, गांव को मावदा या दीही कहा जाता था। तो गांव के अंदर जो छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, एक तरह से आजकल हम मोहल्ले कहते हैं ना, तो उसको नागला कहा जाता था। समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं सेना के बारे में। सेना जो है 4 भागों में विभक्त थी मुगल काल में। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, और हाथी सेना जिसको गज सेना भी बोलते हैं, और तोपखाना सेना। ये याद रखना, 4 प्रकार की सेना थी। सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी पर आधारित थी। मनसबदारी जो अकबर ने शुरू की थी, अकबर वाले वीडियो में ये पढ़ाऊंगी मैं। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी। मनसब क्या था, मनसबदार व्यवस्था क्या थी, एक तरह से सैन्य संगठन ही था, ठीक है। तो इसमें जो है 3 तरह के मनसबदार होते थे। जो सबसे छोटे होते थे, जो 10 से और 500 तक ही उन्हें मनसब मिलते थे, उन्हें मनसबदार बोला जाता था। और जो 500 से ऊपर और 2500 से नीचे इनके बीच में होते थे, उन्हें उमरा बोला जाता था। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि उमरा ये कौन होता है, ठीक है। ध्यान से, 10 से 500 तक के होते थे मनसबदार, और 500 से 25 तक के होते थे उमरा, और जो सबसे ऊपर होते थे अमीर आजम इन्हें कहा जाता था। ये 2500 से ऊपर होते थे, और ये राजघराने के ही शहजादे या राजकुमार, उन्हीं को ही ये मनसब मिलते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें आता है कि मानसिंह और भगवान दास को भी ये मनसब अकबर ने दिए थे 5000 का, ठीक है, जबकि ये राजघराने के लोगों को ही मिलते थे। चलिए, अब मनसबदार में 2 टर्म्स आती हैं, जात और सवार। जात और सवार, तो जात से क्या पता चलता है, सवार से क्या पता चलता है। तो जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का पता चलता था। किसी व्यक्ति का वेतन और प्रतिष्ठा का पता चलता था जात से, और सवार से पता चलता था कि उसके पास घुड़सवारों के कितने दस्ते हैं। समझ में आ गया होगा। ये मनसबदारी व्यवस्था थी, मनसबदारी प्रथा ये थी, सैन्य व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद जो है एक ये टर्म्स आती है दुई अस्पा और सिंह अस्पा। ये जो है जहांगीर ने शुरू की थी, जहांगीर ने लगाई थी। ये भी इसी में 2 घुड़सवार वाला दुई अस्पा और 3 घुड़सवार वाला सिंह अस्पा। इस तरह से ये ध्यान रखना है। ये सीधा ये तो पूछा नहीं जाता ये है क्या, ये पूछा जाता है कि ये किसने दिया था। द्विअस्पा और सिंहस्पा किसने लाया, कौन लाया था, तो ये लाया था जहांगीर। ये व्यवस्था जहांगीर लाया था, द्विअस्पा और सिंहस्पा, आपको याद रह जाए तो, ठीक है। अब दहसाला जो अकबर के समय में टोडरमल ने एक लगान की प्रणाली शुरू की थी, नई प्रणाली दहसाला बंदोबस्त, ये था। इसमें जो है भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। अब दहसाला क्या था, दहसाला ये था, जब मैं पढ़ाऊंगी, ये मैंने टॉपिक दूसरा भी तैयार कर रखा है। दहसाला क्या था कि भूमि को 10 साल का एवरेज निकाल लिया जाता था, भूमि की उपज का, उत्पादन का, और उस पर आए खर्चे का, उसको जो है उसका 10 साल का औसत निकाल के और तब उस पे 1/3 लगा लिया जाता था। ये दहसाला प्रणाली थी जो टोडरमल ने लगाई थी। अच्छा, इसके आधार पर जो है भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। अब ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, कई बार मिलाने के लिए आ जाते हैं या कैसे भी आ जाए, आप इनको समझ लीजिए। ये भूमि के प्रकार है 4 प्रकार की। एक प्रकार पहले नंबर पे है पोलज। पोलज भूमि वो होती थी जो सबसे अच्छी होती थी और जिस पर जो है नियमित रूप से, मतलब हर साल कृषि होती थी। सबसे अच्छी भूमि जिस पर नियमित रूप से हर साल कृषि होती थी वो पोलज भूमि होगी। नंबर 2 है परती भूमि। परती भूमि ऐसी होती थी जिसको 1 साल बीच में रेस्ट दे दिया, मतलब जिससे इसका उपजाऊपन बना रहे, 1 या 2 साल के अंतराल पर जो है इसमें खेती होती थी, ठीक है।
पोलिस भूमि पर नियमित रूप से खेती होती थी, यानी कि हर साल खेती होती थी। परती भूमि पर 1 या 2 साल छोड़कर होती थी, और चाचर भूमि पर 3 या 4 साल छोड़ के होती थी। तो ध्यान रखना, 4 से 4 और 4 से चाचर, ठीक है। चाचर भूमि पर 3 या 4 साल का अंतराल देके, बीच में रेस्ट देके भूमि को, और तब खेती होती थी। तो ऐसी कृषि भूमि को कहते थे चाचर। और बंजर भूमि जो कृषि योग्य भूमि नहीं थी, इस पर कृषि होती नहीं थी, या होती थी तो कई कई साल बाद, 5 7 10 साल बाद जो है बंजर भूमि थी, ये कृषि योग्य नहीं थी। आपको बस ये याद रखना है। और इस पर लगान भी नहीं लिया जाता था, बंजर भूमि पर लगान नहीं लगाया जाता था। अब देखो, कृषक के भी 3 प्रकार के आए हैं इसमें। मुगल काल में 3 प्रकार के कृषक होते थे, बिल्कुल समझ लो। एक होते थे खुदकास्त, ये कृषक है खुदकास्त। खुदकास्त ऐसे कृषक थे जो जिस गांव में रहते थे उसी गांव में खेती करते थे। बस इतना ही समझना है इसमें। खुदकास्त वे कृषक थे जो जिस गांव में निवास करते थे उसी गांव में ही कृषि करते थे। फिर दूसरा नंबर है पादी कास्त या पादकास्त। ये ऐसे कृषक थे जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे, ठीक है, समझ में आ गया। तीसरे नंबर पे है मुजारियन। मुजारिन इस प्रकार के कृषक थे जो किराए पर भूमि लेकर खेती करते थे। तो आज की वीडियो ये है, मेरे ख्याल से आपको पसंद आई होगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सबका भला हो जाए। धन्यवाद।